हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के दिन बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप अभी पूरा टाइम अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करने में और मॉक टेस्ट को देने में लगाएं, रादर देन कि कुछ नया स्टार्ट करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जितना हो सके उतना मैक्सिमम रिवीजन करें, और बेस्ट रिवीजन आपके अपने नोट से ही हो सकता है। बहुत ज्यादा नए नए नोट्स ना देखें। आज हम इसी सीरीज में ये हमारा पार्ट 8 है, एंड पार्ट 8 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री। इससे पहले हमने हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस एंड स्कीम्स एंड डेटा पे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज हम एनिमल हस्बेंड्री पे करेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि आई एग्जाम इज प्रोवाइडिंग फ्री 5 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और ARDESI के स्पेशल हैं। और इसके अलावा आपको जीए प्रिपरेशन के लिए BPDF बिल्कुल फ्री आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसको जरूर विजिट करें। पहला क्वेश्चन है, फुट एंड माउथ डिजीज डज नॉट अकर इन। फुट एंड माउथ डिजीज FMD डिजीज भी से कहते हैं, कैटल की ये डिजीज होती है। बेसिकली यहाँ पे पूछा कि किसमें नहीं होती है। ये बहुत डेडली डिजीज है, आपने हर साल देखा होगा। जैसे पोल्ट्री में रानीखेत डिजीज है, उसको न्यूकासल डिजीज भी कहते हैं, और वैसे ही यहाँ पे कैटल की इसमें फुट एंड माउथ डिजीज है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप ये जरूर पढ़ के जाएं। तो ऑप्शंस आपको दिए हैं, किसमें नहीं होती है पूछा, बफेलो, पोल्ट्री, शीप, कैटल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि पोल्ट्री इज नॉट द करेक्ट आंसर। मे बी अगर कुछ और दिया रहता तो शायद कंफ्यूजिंग होता, बट यहाँ पे कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कि पोल्ट्री इसका आंसर नहीं है। पोल्ट्री की जो सबसे डेडली डिजीज है दैट इज द रानीखेत डिजीज, और उसको न्यूकासल डिजीज भी कहते हैं। वो उसके सिम्टम काफी ज्यादा अगर आप देखोगे तो जैसे कोविड के सिम्टम्स होते हैं वैसे ही उसके भी सिम्टम होते हैं, बट उसमें 100% मोर्टेलिटी रहती है। अगर एक बार न्यूकासल डिजीज या रानीखेत डिजीज आपकी पोल्ट्री फार्म में आ गई तो कोई भी पोल्ट्री बच नहीं सकती है। अभी हम फुट एंड माउथ डिजीज की बात कर रहे हैं। हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होती है, वो भी वायरल डिजीज है। थोड़ा सा स्विच हो रहा है दोनों डिजीज के बीच में। दिस डिजीज मेनली मैनिफेस्ट द लीजन्स इन द माउथ, फीट एंड मेमोरी ग्लैंड। तो ये माउथ में, फीट्स में और मेमोरी ग्लैंड्स में लीजन्स बनते हैं। आप देखेंगे, अगर आपने कभी फोटोज वगैरह देखी है तो वहां पे जो लीजन्स बनते हैं, एक टाइप से आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ स्किन हो जाता है। मेमोरी ग्लैंड में होता है, इसलिए बहुत ज्यादा फैलती भी है। फीट्स में होने की वजह से पूरे सारे ही जानवर को, अगर किसी एक को हो गई तो पूरे जानवरों को वो फैल जाती है, क्योंकि जितनी जगह एक जानवर घूमेगा वहीं सारे बाकी जानवर भी घूमेंगे। मेल की यील्ड ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है। अगर प्रेग्नेंट है काउ तो वो अबॉर्ट हो जाता है बेबी, और उसके आगे इनफर्टिलिटी भी होती है। देन मिल्क फूड इज नॉट कंप्लीट बिकॉज इट इज डेफिशिएंट इन। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिल्क किसमें डेफिशिएंट होता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम या नाइट्रोजन। मिल्क को कंप्लीट फूड भी कह सकते हैं, बट वो केवल एक आयरन में डेफिशिएंट होता है, अदरवाइज मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करन स्विस वाज डेवलप्ड फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन। तो करन स्विस को हमने क्रॉस किया। कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग पढ़ते हैं, जब भी हम ब्रीड्स के बारे में पढ़ते हैं तो एक इंडिजिनियस ब्रीड्स होती हैं, एक एक्सोटिक ब्रीड्स होती हैं। एक्सोटिक ब्रीड्स हम लोगों ने बहुत यूज की, जिसकी वजह से जो हमारी अंदर की लैंड रेसेस थी या ब्रीड्स थी वो बहुत ज्यादा डिप्राइव हो गई। आज के टाइम पे वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो गई, हमारी ओरिजिनलिटी नहीं रही उन ब्रीड्स में। और उसकी वजह से क्या हुआ, जो दिक्कत आती है वो किस चीज की आती है, अडेप्टेबिलिटी की, क्योंकि हमारे पास जो प्योर जीनोम था इंडिजिनियस ब्रीड्स का वो बचा नहीं। खैर ये दूसरा टॉपिक है। तो यहाँ पे सिंपल पूछा कि करन स्विस किसकी क्रॉस है। करन स्विस किसकी क्रॉस है आपको पता होना चाहिए। इट इज अ क्रॉस बिटवीन एन एक्सोटिक एंड इंडियन ब्रीड। तो यहाँ पे जो ब्राउन स्विस को हमने साहीवाल के साथ जब क्रॉस कराया तो हमने कौन सी ब्रीड बनाई, करन स्विस। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पुअर मेंस काउ। पुअर मेंस काउ किसे कहा जाता है, गरीब की गाय। इस टाइप से जैसे आपने देखा होगा पोटैटो या सभी के लिए कुछ ना कुछ ऐसे सिनोनिम यूज किए जाते हैं। सिमिलरली पुअर मैन काउ किसे कहा जाता है, ऑप्शन आर शीप, बफेलो, चिकन, गोट, याक। तो गोट इज द पुअर मैन काउ, क्योंकि बहुत इजीली कोई भी इसको रियर कर सकता है, और बेनिफिट्स पूरे काउ की तरह ही है कि आपको मिल्क भी मिलेगा। और यहाँ इसके साथ साथ जो गोट है इसको आप मीट पर्पस के लिए भी सेल कर सकते हैं। काउ में तो सिर्फ आप मिल्क पर्पस ही आपका सॉल्व होता है, यहाँ पे मिल्क के साथ साथ मीट के लिए भी इसे सेल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेस्टेशन पीरियड इन काउ इज। तो जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जब कंसीव करने के टाइम से पार्ट्यूटेशन के टाइम पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जेस्टेशन पीरियड इज बेसिकली अ प्रेगनेंसी पीरियड। तो ये पूछा कि काउ में ये कितने दिन का होता है। तो काउ में आपको पता होना चाहिए 280 डेज, आप ऐसे बीच में याद रख सकते हैं 280 डेज। तो 275 से 285 भी लिखा रहता है, दैट इज ओके। तो इतना जेस्टेशन पीरियड काउ में होता है। 310 डेज का बफेलो में होता है। 148 टू 152 या 150 टू 152 ये शीप एंड गोट का जेस्टेशन पीरियड होता है। ये आप तीन चीज कम से कम याद करके जाइएगा कि जेस्टेशन पीरियड। अभी कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एडल्ट कमर्शियल चिकन ऑफ 21 to 72 वीक्स ऑफ एज एंड प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ एग्स फॉर द कंजम्पशन, उसको हम क्या कहते हैं? तो वैसे तो खैर ऊपर की लाइन से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, अगर आपको सिंपल इतना ही पता है कि जब हम एग कंजम्पशन के लिए या एग लेइंग के लिए रियरिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। और आपको वैसे भी ध्यान होना चाहिए कि जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ब्रॉयलर होता है वो चिकन पर्पस या फिर मीट पर्पस, आप कुछ भी कह सकते हैं, मीट या चिकन, जो भी आपको लिखना है, मीट या चिकन पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। और उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ होती है वो 6 to 8 वीक्स होती है, उसके बाद नहीं होती क्योंकि फिर उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उससे पहले ही उसको सेल कर दिया जाता है फॉर मीट पर्पस। तो 6 to 8 वीक है। और जहां पे भी लेयर की बात आती है एग लेइंग, तो उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ होती है वो 18 वीक्स टू 72 वीक्स होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, करेक्ट आंसर इज लेयर। तो लेयर आर जनरली यूज्ड फॉर द एग लेइंग पर्पसेस। The next question is the best milk yielding breed indigenous to the India। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूछा तो है कि बेस्ट मिल्क यील्डिंग ब्रीड, बट कैसी होनी चाहिए कि जो इंडिजीनियस है, यानी कि बाहर की एक्सोटिक ब्रीड को भी आपने इसमें शामिल कर दिया। क्योंकि अगर आप देखोगे मिल्क कंपैरिजन करोगे मिल्क यील्डिंग, तो ऑलवेज जितनी भी एक्सोटिक ब्रीड्स हैं उनकी मिल्क यील्डिंग बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंडियन ब्रीड्स। यहाँ पे ऑप्शन है थारपारकर, साहिवाल, होल्स्टीन फ्रीजन, जर्सी या गिर। तो अगर नॉर्मली पूछा जाए तो होल्स्टीन फ्रीजन की बहुत ज्यादा मिल्क यील्डिंग है, जर्सी की भी बहुत ज्यादा है, बट इंडिजीनियस हमसे पूछा है कि कौन से इंडिजीनियस है, जो हमारी अपनी है इंडिया की, दैट इज साहिवाल। तो साहिवाल एक इंडिजीनियस ब्रीड है और वो बेस्ट मिल्क यील्डर है। The next question is which one of the following is the chief characteristic of mixed farming। तो देखिए मिक्स्ड फार्मिंग अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज कर लिया तो आप इसको डेफिनेटली गलत करके आएंगे। बट आपको मैंने जैसे पहले भी इकोनॉमी वाले में बताया था कि क्रॉपिंग और फार्मिंग में डिफरेंस होता है। क्रॉपिंग ऑलवेज टॉक्स अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन या फिर अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप इन द फील्ड, बट जब भी फार्मिंग की बात आती है बेसिकली इट इज एन एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज में क्या होगा, हम इसको कह सकते हैं कि फार्मिंग एंटरप्राइज। तो फार्मिंग एंटरप्राइज क्या चीज है, उसमें क्रॉप प्रोडक्शन भी होगा, उसमें एलाइड एक्टिविटीज सारी मिक्स्ड होंगी, तो वो सारी चीजें हमारी मिक्स्ड फार्मिंग कहलाएंगी। इसको आप इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। जैसे आपको ऑप्शन दिया है कल्टीवेशन ऑफ बोथ कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप, कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप इन द सेम फील्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। इसको मिक्स्ड फार्मिंग नहीं कहते, इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग और फार्मिंग में दोनों ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है, रियरिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर इज नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एनिमल रियरिंग के साथ साथ जब हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग में आती है जब हम क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करते हैं। So the next question is white leghorn is a poultry breed famous for। पोल्ट्री ब्रीड के हमने देखा कि कई बार क्वेश्चन पूछा, इससे पहले एक बार, आज से इससे पहले के पहले वाले में 2019 वाले में क्वेश्चन पूछा गया था कि सुसेक्स इज द ब्रीड ऑफ। तो सिमिलरली व्हाइट लेघॉर्न किसकी ब्रीड है यहाँ पे आपको, और यहाँ पूछा कि किस चीज के लिए उसको यूज किया जाता है, एग, मीट, गेमिंग, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो बेसिकली जो व्हाइट लेघॉर्न है उसको बेसिकली हम किसके लिए यूज करते हैं, एज अ लेयर यूज करते हैं एग लेइंग के लिए। अब देखिए क्वेश्चन है, अभी हमने पूछा था कि इंडिजीनियस ब्रीड कौन सी है जो सबसे अच्छी मिल्क यील्डर है। अभी क्वेश्चन है कि द एक्सोटिक ब्रीड ऑफ कैटल दैट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट इज 5000 to 600 लीटर पर ईयर। और अगर आप यहीं पे साहिवाल का कंपेयर करोगे तो इट विल अराउंड 1500 to 2000 मैक्सिमम, अदरवाइज वो 1500-1800 तक ही लीटर पर ईयर तक ही सिमट जाता है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये इसकी मिल्क यील्ड किसकी इतनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन आपके पास फ्रीजवाल, जर्सी, ब्राउन, होल्स्टीन फ्रीजन या आयरशायर। तो सबसे ज्यादा जो मिल्क यील्डर होती है वो होती है होल्स्टीन फ्रीजन। तो होल्स्टीन फ्रीजन बेसिकली हॉलैंड और बाहर से आई है। ये बेसिकली कंपैरिजन आपका इससे हो सकता है जर्सी से, बट जर्सी जो जर्सी काउ है वो बहुत अच्छी मिल्क यील्डर है, बट उसकी मिल्क यील्डिंग होल्स्टीन फ्रीजन से कम है। बट उसकी जो क्वालिटी है, प्रोटीन क्वालिटी या फैट कंटेंट कह सकते हो, वो जर्सी का ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू होल्स्टीन फ्रीजन। बट अगर केवल मिल्क की बात की जाएगी कि सबसे ज्यादा मिल्क यील्डर कौन है, तो वो होल्स्टीन फ्रीजन होगी। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्सोटिक ब्रीड दैट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 5000 टू इज होल्स्टीन फ्रीजन। और अगर होल्स्टीन बेसिकली ये जो ब्रीड है होल्स्टीन कहा जाता है इसको, और इंटरमीडिएट ऑफ फ्रीजन, दोनों का इंटरमीडिएट है होल्स्टीन फ्रीजन। एंड द लीस्ट ऑफ जर्सी का इससे कम है जैसा मैंने आपको बताया, बट जो फैट एंड प्रोटीन कंसंट्रेट्स है वो जर्सी का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्रीजन या फिर होल्स्टीन फ्रीजन की आप बात कर सकते हैं एज अ होल, क्योंकि यहाँ पे होल्स्टीन फ्रीजन ही ग्रो की जाती है, रियर की जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द एनिमल हस्बेंड्री पार्ट।
सो स्टूडेंट आप बहुत ज्यादा फोकस करें अपने नोट्स रिवाइज करने में और क्वेश्चंस करें। कुछ भी चीज अगर आपको लगता है कि कोई नई चीज आ गई है या आपको आज भी लगता है यार ऐसा कोई क्वेश्चन नया आ गया, मैंने तो कुछ भी पढ़ा नहीं है, ब्रीड्स के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्रीड्स बहुत ज्यादा होती हैं, वो आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं समझ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन अगर आपको याद रहता है तो इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि आप नए नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आप अपने पुरानों में भी डिमोटिवेट होंगे या पुरानों में भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो रादर देन कि स्टार्टिंग कुछ नया, आप अपना पुराना चीज रिवाइज करते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।